उसमें 80 to 85% काम जो है उस यूनिवर्सिटी रोड का वो हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ट्रैफिक की रवानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एरिया रहता है और वो एरिया है जिसमें जो K4 की ऑगमेंटेशन है वो पैच है, वो 2.7 किलोमीटर्स का, और उसमें वो ट्रांसपोर्ट महकमा नहीं कर रहा, उसको जो है सिंध हुकूमत का एक और इदारा है वो उसको काम को कर रहा है, लेकिन वो भी स्पीड से काम जारी है, जिसमें 76 इंच की 72 इंच की लाइन इस वक्त जो है वो उसमें बिछाई जा रही है, ताकि फ्यूचर में जो K4 का मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचेगा और पानी जो है उसकी सप्लाई इधर से होनी है, तो उसको जो है जो हमारा वाटर बोर्ड है और बाकी इदारे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। वो पैच रहता है। जो 100% यूनिवर्सिटी रोड जो मोटरेबल हो जाएगी, अभी भी कारपेट वारपेट काफ़ी जगहों पे हो चुका है, जो यूनिवर्सिटी रोड जो 100% जो रेड लाइन की ये मोटरेबल हो जाएगी लोगों के लिए, वो उसमें 15 सितंबर तक का टाइम जो है वो हमें FW ने दिया है। जो बाकी दूसरा पैच है उस पर भी 100% काम हो रहा है। कुछ ब्रिजेस, कुछ कल्वर्ट्स वो अभी बन रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से येलो लाइन का भी जो काम है वो तेज़ी से जारी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो BRTs है वो मुकम्मल करके कराची के लोगों के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटीज़ दे रही है। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि अगले माह मज़ीद एक बहुत बड़ी फ्लीट डबल डेकर बसेस की भी कराची में आ जाएगी, और हमारी कोशिश है कि अगले माह हम जो है वो EV टैक्सीज़ की जो है उसकी भी हमारे सप्लाई आ जाए कि उसको भी हम शुरू करें, तो हमारी टैक्सीज़ भी आ जाएंगी, हमारी जो है ये डबल डेकर बसेस भी आ जाएंगी। कोई 500 EV बसेस का जो है वो भी हमारी मंजूरी हो चुकी है, उसको भी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो भी अनकरीब ही कराची के शहरियों को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो हमारी पिंक स्कूटर्स जो हैं वो भी बहुत जल्द जो है वो यहाँ पे शहरियों के लिए दस्तियाब होंगे, हमारी ख़वातीन बच्चियों के लिए दस्तियाब होंगी। तो हुकूमत सिंध जो कि ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट महकमे में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, उसके अलावा हर महकमे में हेल्थ की भी सहूलियात जो हैं वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट कराची शहर में मौजूद हैं। जो 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी सिंध भर में जो है वो काम उसका तेज़ी से जारी है। काफ़ी घर तैयार भी हो चुके हैं, लाखों की तादाद में घर तैयार हो चुके हैं, और लाखों की तादाद में वो ख़ानदान जो है उन घरों में रह रहे हैं। और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है उसने जो है वो उसको वो रिकॉर्ड सिंध हुकूमत को मिलेगा कि पूरी दुनिया की तारीख में किसी भी मुल्क, किसी भी सूबे में इतना बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से शाहराह भुट्टो तकमील हुई, आप जाके अभी रश देखेंगे शाहराह भुट्टो पे इस वक्त डेली की तादाद में हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से उस सड़क को इस्तेमाल कर रही हैं, और शहरियों की एक बहुत बड़ी जो है कराची की शहरियों की एक बहुत बड़ी जो एक तादाद जो है वो इस वक्त सिंध हुकूमत को प्रेज़ कर रही है। तो सिंध हुकूमत ने सिंध भर में चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हों, और चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उसमें सिंध हुकूमत जो है दिन रात काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सिंध जो सिर्फ दिखावे की हद तक नहीं, जो सिर्फ इश्तिहारों की हद तक नहीं, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक नहीं, हकीकी मायनों में जो है वो काम कर रहा है। और वो उसका मकसद ही ये है कि हम यहाँ पे जो शहरियों को जो उनके जायज़ हुकूक हैं वो उनको दें, और जो सबसे बड़ा मैंने कहा कि सेहत की सहूलियात जो है वो सिंध के लोगों को बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और स्टेट ऑफ द आर्ट दी जा रही है। बाकी सूबों में जो रोज़ आप देखते हैं कि जी कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो सूबे दिखाते हैं कि जी वहाँ पे नई स्कीमें शुरू की गई हैं, जो स्कीमें आज शुरू कर रहे हैं वो हम आज से 5 साल 8 साल पहले वो मंसूबे हमारे पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं। तो हम वो काफ़ी चीज़ों में सेहत की सहूलियत, मैंने कहा कि हम इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट हैं। मैं कल कहीं सुन रहा था जी, कोई साहब फरमा रहे थे कि जी एयर एम्बुलेंस किसी और ने शुरू नहीं की। अनफॉर्चुनेटली सूबा सिंध में सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त, जो एयरपोर्ट जो कि आपको पता है वफाकी हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल है, 2 ही एयरपोर्ट जो है वो सिंध में इस वक्त फंक्शनल है। एक कराची का एयरपोर्ट, एक सक्खर का एयरपोर्ट।
और सक्खर और कराची के दरमियान एयर एम्बुलेंस सर्विस बहुत अर्सा पहले सिंध हुकूमत ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। तो वो जो भी वहाँ अपर सिंध के जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको एमरजेंसी में अगर कराची आना होता है तो उनको हम अपनी एयर एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए उनको सहूलियात दे रहे हैं। तो ये बाकी सारे लोग शायद उनके जो लीडरान हैं उनको ब्रीफिंग सही नहीं होती और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो ये काम काफ़ी हद पहले ही शुरू कर चुकी है और सिंध हुकूमत का हमेशा ये तरजीह रही कि हम आवाम को वो रिलीफ दें, क्योंकि हम वाहिद पीपल्स पार्टी जो हकीकी मायनों में आवाम के वोट लेकर सामने आती है। हम किसी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आते, हम किसी से मिन्नतें तरले करके इक़्तिदार में नहीं आते, हम आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते। तो इसीलिए आवाम की वो खिदमत करना हम उसको अपना फ़र्ज समझते हैं, वो हम अपनी उसकी ज़िम्मेदारी समझते हैं और उसी पे यकीन रखते हैं। और इसीलिए ही हर इंतखाबात में 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई सिंध में, तो पीपल्स पार्टी के पास जितनी सीटें थी, फिर आप देखते हैं उसके बाद 2013 में सीटों में इजाफा हुआ, 2018 में सीटों में इजाफा हुआ, 2024 में सीटों में इजाफा हुआ। तो पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत को गेन कर रही है, क्योंकि लोग सिंध के लोग बाशऊर हैं, सिंध के लोग समझदार हैं और वो देखते हैं कि हर मुश्किल हालात में उनके साथ खड़ा कौन होता है। अगर फ्लड्स की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर कोई और क्लैमिटी होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर मुल्क में कोई बहरान आया हुआ होता है, अगर कोई ज़राअत के हिसाब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो उस बहरान में अपने किसानों के साथ खड़ी होती है। इस साल भी हमने 20 अरब रुपए रखे हैं कि गंदम की काश्तकारी के लिए हम अपने किसानों को मुफ्त में जो है वो DAP दें, ताकि मुफ्त में उनको हम इनकरेज करें कि वो गंदम की पैदावार, गंदम को उगाएं, ताकि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी किस्म की फूड शॉर्टेज ना हो। थरकोल का जो प्रोजेक्ट है $1 अरब से ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने थरकोल के प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए और पूरी दुनिया ने देखा है। और आज पूरा पाकिस्तान जो है वो कहीं और नहीं देख रहा। पाकिस्तान के जितने भी माहिरीन हैं, चाहे वो मुआशी माहिरीन हो, चाहे वो बिजली की सहूलियात, जो बिजली के इस पूरे सिस्टम को समझते हैं, आज इस नतीजे में पहुंचे कि अगर सस्ते में सस्ती बिजली कहीं पे प्रोड्यूस हो सकती है तो वो कोयले से। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास थरपारकर में बेतहाशा ज़खायर कोयले के मौजूद है और हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख्वाब देखा था कि हम थर से कोयला निकालें ताकि हमें ये अपना कोयला इंपोर्ट ना करना पड़े, हम अपनी बिजली को सस्ती कर सकें। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट को आगे लेके गए और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में फिर इस थर के कोयले से जो बिजली बनाई गई, जिसमें फिर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब दोनों ने दिन रात मेहनत करके उस थरपारकर से वो कोयला निकाला और आज वो कोयला 3,500 से ज़ायद जो है मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है उस कोयले की वजह से। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है नजरें हैं वो थरपारकर के कोयले पे है। तो अब आपके मुल्क, पूरे मुल्क को हमारे वो कोयला इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो ये सारे जो मुआशी इनकलाबात हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए। और पाकिस्तान के दिफाई जो इनकलाब थे, चाहे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना हो या पाकिस्तान को जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी देना हो, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ और मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क को वो चीज़ें दी जो कि हम उसको अपना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि मुल्क हमारी मिट्टी है, मुल्क हमारी माँ है। तो इस मुल्क के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, इसकी मिसाल और कोई नहीं मिलती। बाकी जितनी भी जमातें हैं उनको आप उनके टेन्यूर्स उठा के देख लें, उनकी सोच उठा के देख लें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी इलाके तक महदूद होंगी या अपने ज़ाती मफादात तक महदूद होंगी। हालांकि जब मैंने कहा कि थरपारकर के कोयले से $1 बिलियन सिंध हुकूमत ने खर्चा किया है, सिर्फ थरपारकर कोयला निकालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, जो वहाँ पानी पहुँचाया है, ये डायरेक्टली सिंध हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा उस कोयले का। उस कोयले के बाद जो बिजली पैदा होती है वो नेशनल ग्रिड में जाती है। कुछ सिंध सूबे में नहीं चल रही होती वो बिजली, नेशनल ग्रिड में जा रही होती है। तो नेशनल ग्रिड में वो पूरे पाकिस्तान का मसला था। हालांकि सिंध हुकूमत कहती है कि अगर हम $1 बिलियन लगा रहे हैं तो हमें फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे, हम क्यों लगाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो हमारे मुल्क का मसला था, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का मसला था। जो पाकिस्तान का मसला था वो हमारा मसला है, क्योंकि हम सब, और ये वाहिद जमात है जो चारों सूबों में, जो गिलगित में, जो कश्मीर में अपने रूट्स रखती है।
पाकिस्तान में एक भी ऐसी जमात नहीं है जो चारों सूबों में उस तरीके से उसकी मौजूदगी हो और चारों सूबों में जो जमात जो है वो पब्लिक तक इस हद तक पेनिट्रेशन रखती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वफाकी जमात हैं, हम वफाकी सोच रखते हैं और वफाक को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तरह के काम किया। और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत जो है वो अपनी मिसाल आप है कि जिस तरीके से हमने तरक्याती काम किए हैं। मैंने फिर कहा कि हम इश्तिहारी मुहिमों तक नहीं हैं, हम उसको सिर्फ प्रोजेक्ट करने या गिनवाने तक नहीं है, लेकिन हम वो काम करें जो कि लोगों के लिए फ़ायदा हो, जिसमें लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके। तो इसीलिए ही सिंध हुकूमत जो है वो दिन रात काम कर रही हो। ये सारे प्रोजेक्ट्स चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बिजली से रिलेटेड हो, चाहे आपको विंड कॉरिडोर्स हो, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मिसाल, अपनी मिसाल आप हैं। इसके मुकाबले में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी सूबे में इस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के हर जगह पे वो काम किया। और आइंदा भी कराची के लिए जो कराची के इशूज़ हैं उसको हम मानते हैं कि कराची में अभी तक चैलेंजेस हैं, कराची में इशूज़ हैं, लेकिन कराची के इशूज़ को एड्रेस करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली रोज़ाना मीटिंगें करते हैं, रोज़ाना उन इशूज़ पे को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और पूरी हमारी टीम जो है और लोकल गवर्नमेंट की टीम भी है वो भी काम करे। आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट का भी अगर निज़ाम मौजूद है तो वो सूबा सिंध में मौजूद है, जहाँ पे मेयर्स मौजूद हैं, जहाँ पे इस तरह के पूरे यूनियन काउंसिल तक जो है वो अवामी नुमाइंदगान मौजूद है। लेकिन बाकी सूबों में शायद शिकस्त के खौफ से, शिकस्त के डर से और इंतखाबात में अपनी शिकस्त को जानते हुए उन्होंने अभी तक इंतखाबात नहीं कराया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बेशतर उनको बेतहाशा दफ़ा कहा है कि इलेक्शंस कराएं, वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही होती है। उनको पता है, वो खौफ है पब्लिक को, वो इस तरीके से अपने पावर्स मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जानबूझकर उन सूबों में बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाते, जबकि सिंध सूबा वो है जिसने वो बलदियाती इंतखाबात कराए। और ये जानते हुए भी कि हमें पता था कि जी हमारे उसमें अक्सीरियत है, हमने कभी कोई खौफ नहीं रखा क्योंकि हमें पता था कि अवाम ने वोट देने और अवाम ने अपनी मर्जी से वोट देने हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बलदियाती इंतखाबात से भागी, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी। आपने देखा कि कराची में जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बलदियाती इंतखाबात से भागी, आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बलदियाती इंतखाबात के बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात करते हैं। हालांकि इख्तियारात हमने दिए हैं और अगर मजीद भी इख्तियारात देने पड़े तो सिंध हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। जहाँ पे हम समझेंगे कि ज़रूरी तरामीम करनी होंगी वो हम तरामीम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उस शिकस्त के खौफ से इलेक्शन का बॉयकॉट किया और आखिरी रात तक उन्होंने जो है पहले कहा कि हम नुमाइंदे खड़े करेंगे, फिर बोले नुमाइंदे नहीं खड़े करते, तो उन्होंने बॉयकॉट किया। और कराची का आज मैं कहता हूं कि कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपकी KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। इसमें चुन चुन के ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जो एक ही मुलाजिम जो वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहा था, वो KMC से भी तनख्वाह ले रहा था। जब मैं बलदियाती लोकल गवर्नमेंट का मैं मिनिस्टर बना तो हमने उस वक्त उनकी सिंध बैंक के ज़रिए सबकी बायोमेट्रिक्स कराना शुरू की। जब बायोमेट्रिक्स शुरू की तो हज़ारों इस तरह के मुलाजमिन निकले जो डुप्लीकेट सैलरी ले रहे थे। MQM की राब्ता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राब्ता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें MQM ने इस तरीके से इस शहर को ख़राब करने की कोशिश की। फिर जिस तरीके से यहाँ पे जो पब्लिक पार्क्स थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें, सारे MQM के लीडर मिलेंगे आपको। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब MQM की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी, यहाँ पे कारोबार यहाँ से शिफ्ट किया गया। एक साजिश के तहत पूरा ये प्रोग्राम किया गया जिससे सिंध से इंडस्ट्रीज़ को, सिंध से सनतों को यहाँ से लोगों ने डर में, खौफ में बाहर मुनक़द किया, बाहर मुंतकिल किया। क्यों किया? दूसरे सूबों में चले गए, दूसरे इलाकों में चले गए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो हफ्ता हफ्ता जो हड़ताल चलती है, 10-10 दिन का सोग चल रहा होता है, दुकानें खोलने नहीं दी जाती। और जब भी एक खौफ का आलम था, लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद,
किसी एक की जान किसी को शहीद करके फिर पूरी मार्केटें बंद, तो इस तरीके से खौफ का आलम था। उस खौफ के आलम से इस कराची शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ख़त्म किया। उसमें वफाकी इदारों का भी उसमें रोल था, उनकी भी मदद शामिल थी। हमारे पास सिंध पुलिस ने, सिंध रेंजर्स ने, इन्होंने मिलकर जो है वो कराची में ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद जो है कराची में अमन आया। और उस ऑपरेशन नतीजे में भी अगर आपको याद हो, हमारे कराची के मीडिया वाले खड़े हुए हैं कि बेशतर ऐसे दहशतगर्द गिरफ्तार हुए जो कि सेम टाइम में पता चला जी वाटर बोर्ड के मुलाजमीन हैं। वो टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए जो कि KMC से तनख्वाहें ले रहे थे। तो ये सारा माहौल साफ करने में ज़ाहिर है टाइम लगता है और हुकूमत जो है वो सारे माहौल को साफ करने में संजीदा है। तो वो हमारी जो यहाँ पे दोस्त MQM वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं, दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने में पैदावार रहे। वो तो जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। वो सारी फुटेजेस आज मीडिया के पास मौजूद हैं और फिर वो डिफेंड कर रहे होते। एक एक हड़ताल के दिन में 30-30, 40-40, 50-50 एक दिन में शहर ने लाशें उठाई, बोरी बंद लाशें उठाई, लोगों की लाशें मिलती थी। और ये नहीं कि ये लोग कंडेम करते, ये लोग टीवी चैनल्स पे आके उसको डिफेंड कर रहे होते थे कि जी रिएक्शन तो आएगा, हमारे वर्कर को शहीद कर देगा, रिएक्शन तो आएगा। तो ये वो सारी जमातें, ये वो सारे लीडरान हैं MQM के जो कि अल्ताफ़ हुसैन की उस कत्ल गारत में उसके शरीक थे, उसके साथ जो है उसको उसके यसमैन थे। और आज जो अब वो अल्ताफ़ हुसैन को कि अपनी हरकतों की वजह से उस पर जब बैन लगा और उसकी तंजीम में बैन लगा, तो इन लोगों ने फिर जो है अपनी वफादारियाँ तब्दील की और अपने लिए इन्होंने सेफ एग्जिट्स शुरू किए। तो ये वो जमातें हैं जो यहाँ पे नफरत की सियासतें करती हैं, ये वो जमातें हैं जो कि अपने सूबे को बदनाम करती, रोज़ अपने सूबे के खिलाफ बात करना और अपने सूबे के लिए प्रोपेगेंडास करना, ये अपने सूबे के लिए करते हैं। आपको अपने अगर कहीं इश्यूज़ भी होते हैं तो जैसा घर का इशू होता है, घर के इशू को बड़े तरीके से हैंडल किया जाता है कि बाहर से जो इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, आपके गैर मुल्की आते हैं, उनको आप एक सेफ मैसेज दें। कराची आज भी वो शहर है जिसके टैक्स से पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। कराची पूरे मुल्क की मुआशी शहरग है और इसकी तरक्की हम सबकी जिम्मेदारी है। कराची को कामयाब बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है और कराची के मसाइल हल करना सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के बाद जितने भी जहाँ शहरी रह रहे हैं उन सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है, जो कि हुकूमत दिन रात मेहनत करके कर रही है। और आप देखेंगे कि चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस के बावजूद हम उन चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इक़्तिदार में आने का। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अवाम की नुमाइंदगी, अवाम के वोट। जब आपने जिस सारी गवर्नेंस का जिक्र किया, MQM और दीगर वज़ीर आज़म की काबीना के दीगर अरकान भी मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि सूबा बनना चाहिए और ख़ासतौर पर उनका सारा अदब सिंध की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्यों नहीं बात करती कि उनके कैबिनेट मेंबर इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं? देखें, वफाकी हुकूमत से जो हमारे एतराज़ात हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बोल चुके हैं। सूबे बनने के बारे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़ी क्लियर पॉलिसी जो है वो दे चुके हैं। उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें उन्होंने अपनी पूरी क्लियर पॉलिसी दी कि जी उसके लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है और हम समझते हैं कि उस आइनी तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आइनी तरीका यह है कि उस सूबाई असम्बली ने जो है वो मेजॉरिटी से करारदाद पहले पेश करनी है और सिंध सूबे में 7 मरतबा वो करारदाद सिंध असम्बली में आ चुकी है, जिसमें से 7 में से 4 दफ़ा यूनानिमसली वो करारदाद पास हुई है और 3 मरतबा जो है वो सिंगल हैंडेडली पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो करारदाद पास हुई है। तो सिंध हुकूमत जो है वो बिल्कुल और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। हम समझते हैं कि जो भी फैसले हों वो अवाम की मर्ज़ी से हों और अवाम की मर्ज़ी का मतलब है कि अवाम की मर्ज़ी के नुमाइंदे। अवाम इस तरह सड़क में खड़े होकर आप सर्वे नहीं कराते हो। जो लोग अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो असम्बली में पहुँचते हैं और असम्बली में बैठकर वो अपनी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो सिंध की तरफ से जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़े है। इनके बाद शजीद साहब, माजी में आपने एक जमात को कागज़ के शेर करार दिया, लेकिन जब से बिलखुसूस समा टीवी चैनल लाहौर की तरक्की दिखा रहा है, पंजाब के दीगर शहरों की तरक्की दिखा रहा है, तो मालूम हुआ वहाँ पर तो बहुत सारे कागजी पैरस हैं। इन कागजी पैरसों के मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए जी, समा टीवी को मैं शाबाश देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने तख्ते लाहौर वालों को बेनकाब किया है, समा टीवी ने जिस तरीके से
जो एक्चुअल इस वक्त लाहौर में पोजीशन हुई है वो किया है, तो आपने सही सहाफ़त दिखाई है। बाकी शायद चैनल्स आप जितनी हिम्मत ना कर पा रहे हो या कोई और मसला है तो, लेकिन बात यह कि लाहौर में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, पेशावर में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, कोयटा में अच्छा काम हुआ है तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, और अगर सिंध में जहाँ जहाँ अच्छा काम हुआ है तो सबको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उन इक़दामात की तारीफ़ करनी चाहिए। इशू ये नहीं है कि जी चैलेंजेस हर जगह पे हैं, मुझे पता है कि चैलेंजेस लाहौर में भी होंगे, चैलेंजेस जुनूबी पंजाब में भी हैं, चैलेंजेस सियालकोट में भी है, पंजाब के सबर्ब्स में भी जो है चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस हैं, उसको एड्रेस करती हैं हुकूमतें। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आज सिंध में कोई चैलेंज नहीं है, सब अच्छा है। अगर कोई ये कहता है कि सब अच्छा है तो वो फिर वो आवाम को गुमराह कर रहा है। या अगर मैं लोगों को बोलूँ, मीडिया को, कि यार जो गंदा है, वो जो चीज़ गलत है हो रही है, या जहाँ पे हमारी कमी कोताही है वो आप ना दिखाएं, तो फिर वो गलत बात है। सिंध ने कभी मना नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट ने कभी मना नहीं किया। हाँ, अगर पंजाब गवर्नमेंट में या दूसरे जगहों पर मीडिया को ये इस तरीके से इश्तिहारों से उसको मुंसलिक किया जाता है कि हमारे चैनल के खिलाफ कोई खबर चली, हमारे हुकूमत के खिलाफ कोई खबर चली तो आपके इश्तिहार बंद हो जाएंगे, वो उनकी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी नहीं है। हम इस मामले में पीपल्स पार्टी हमेशा से बहुत लिबरल रही है। पीपल्स पार्टी इस पर कभी भी जो है वो बुरा नहीं मानती। हम कहते हैं ठीक है, जहाँ पे अगर कोई खराबी है तो खराबी दिखाओ उसको, हम खराबी को, ताकि हम ठीक कर सकें। डेमोक्रेसी में ये नहीं होता कि आप बुराई ना कहो, बुरे को बुरा ना कहो। वो डिक्टेटरशिप में होता है कि बुरे को बुरा ना कहो। अगर बुरा है, अगर सिंध में कहीं हो रहा है तो उसको आप दिखाएं, किसी ने आपको मना नहीं किया है उसको हम, ताकि हमें एक इस्लाहत के लिए हम उसको लें और इस्लाहत के तौर पर इन चीज़ों को ठीक करें। तो समा टीवी की जो उन्होंने बात की, तो मैं कहता हूँ ठीक है, समा टीवी ने अच्छा काम किया है, आपको काबिल तारीफ है। नजीर साहब, ये बता दीजिएगा, एक तो आपने जब ये रेड लाइन बीआईटी का ठेका किसी और कंपनी को दिया था तो आपने कहा था कि 90 दिन में मिक्स ट्रैफिक लाइन्स जो है वो खोल दी जाएंगी, उसको कितने दिनों में खोले जाएंगे। दूसरा मेरा ये सवाल है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में चीफ जस्टिस साकिब निसार सियासी कैदियों के कमरे में छापे मारते थे, और आज उन्हीं इमरान खान की बहनों ने दरख्वास्त दी है, तौहीन अदालत की दायर की है कि हमें जो है वो सहूलियात दी जाए, अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दो सवाल थे। जो पहली बात बीआरटी की आपने बात की, इस पे दिन रात एफडब्ल्यू काम कर रही है, बहुत स्पीड से काम कर रही है। चैलेंजेस उनको भी आ रहे हैं, जो चैलेंजेस पहले किसी ठेकेदारों को आ रहे थे, इनको भी वो चैलेंज आ रहे हैं। यूटिलिटीज़ के इशूज़ हैं, वाटर बोर्ड के यहाँ इशूज़ हैं, के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, सुई सदर्न गैस के बहुत सीवियर इशूज़ हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने कहा कि ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, जो भी इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उसमें काम करना मुश्किल होता है, किसी डेजर्ट में किसी और जगह पे काम करना बहुत आसान होता है। तो ये फ़र्क है, उनको चैलेंज आ रहे हैं। जहाँ तक आपने उनकी बात की इमरान खान साहब की, देखिए जी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी बीमार हो, चाहे वो कोई सियासी हो या गैर सियासी हो, इंसानी बुनियादों पर उसको अपने हॉस्पिटल्स में जाने का पूरा इख्तियार हासिल है। इंसान की जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और कहते हैं जिसने एक इंसानियत की खिदमत की उसने पूरी इंसान ज़ात की खिदमत की। तो अगर इमरान खान साहब को मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो तख्ते रायवंड वाले अगर नहीं समझते और वो अगर अपने बदले पुराने निकालने के चक्कर में हैं तख्ते रायवंड वाले, तो वो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। जो उनकी बेसिक फैसिलिटी, और सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बड़ा फैसला कौन करता है, वो अदालत ने करना है। अगर अदालत ने उनको इजाज़त दी है उस इलाज की, या अपनी फैमिली से मिलने की, या अपने बच्चों से बात करने की, तो अदालत के फैसले से बढ़कर तख्ते रायवंड का फैसला नहीं होना चाहिए। हैदराबाद मोटरवे पे बजट रखने के बजाय नेशनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कौंसिल ने लाहौर पंजाब में मोटरवे बनाने के लिए बजट रखी है, उसके देखिए, ये भी अफसोस की बात है। मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स पे आप जाके देखें कि सिंध में जो एयरपोर्ट्स मौजूद थे, मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट था, हैदराबाद एयरपोर्ट था, वो बंद कर दिए गए। इसी तरीके से बाकी जगहों पर एयरपोर्ट्स बढ़ाए गए, वहाँ पे बनाए गए हैं। मोटरवे की बात की, ये जितना भी कॉरिडोर है ये पूरे पाकिस्तान का कॉरिडोर है, लेकिन बाकी सूबों में लिंक रोड भी मोटरवे बनाए गए, और सिंध में एक भी मोटरवे जो है पूरे सिंध भर में अभी तक नहीं बनाया गया। तो और ये सारे फैसले वफाकी हुकूमत ने करने होते हैं। तो मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत की जानिब से ये एक बहुत बड़ी जाती है। सर, सूबों के हवाले से आपने बताया कि आइन में एक तरीक़ेकार वाज़ेह है। अगर वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को बाईपास करके इस तरह की कोई तरमीम ले आती है तो पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे भाई, आइन है ना, आइन को तो अगर हमें बाईपास करके अगर आइन तोड़ना चाहती है वफाकी हुकूमत, उनकी मर्जी है।
तरमीम बाईपास करके नहीं ला जा सकती ना, तरमीम करने के लिए उनको रिक्वायर्ड नंबर्स चाहिए। आइन में हर चीज़ मौजूद है, आइन को हम फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।